जम्मू के राजौरी में आतंकियों की बड़ी प्लानिंग को नाकाम किया गया है। न्यूज़ वन इंडिया के पास में एक्सक्लूसिव जानकारी है कि आतंकियों के टारगेट पर थे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। हाल ही में जिस तरीके से आतंकियों ने वहां पहुंच करके घटनाओं को अंजाम दिया, जिसमें 6 लोगों की मौत हो गई और कई लोग घायल भी हैं, उसके बाद में अब ये बड़ी जानकारी न्यूज़ वन इंडिया के हाथ लगी है कि जिस तरीके से देखा जाए तो जो आतंकी है उनके टारगेट पर सिर्फ हिंदू नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना भी थे। ये जानकारी इस वक्त मिल रही है न्यूज़ वन इंडिया को। ये एक्सक्लूसिव जानकारी सिर्फ न्यूज़ वन इंडिया के पास है। आपको बता दें कि रविवार शाम को आतंकवादियों ने फायरिंग की थी और रविवार को आतंकी हमले में 4 हिंदुओं की जान गई थी। फायरिंग में पुरुषों को ही आतंकियों ने मारा। आतंकियों की प्लानिंग थी कि फायरिंग के बाद संवेदना प्रकट करने के लिए रविंद्र रैना आएंगे। प्रदर्शनकारियों ने रविंद्र रैना को डांगरी चौक पर रोका। राजौरी जिले के डांगरी गांव में सोमवार सुबह आईईडी ब्लास्ट भी हुआ। रविंद्र रैना डांगरी चौक पर होने की वजह से बाल बाल बच गए। आतंकियों के 15 घरों में टारगेट किलिंग की पूरी प्लानिंग थी आतंकियों की तरफ से। वहीं बालाजी की फायरिंग से बच सकी कई परिवारों की जान। आपको बता दें कि 1999 में राजौरी में बड़ा नरसंहार हुआ था, जिसके बाद में वीडीसी के तहत लोगों को हथियार बांटे गए और इस बार भी 15 घरों में टारगेट किलिंग की योजना थी, जिसे बालाजी ने फायरिंग करके लोगों की जान बचाई। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको बता रहे हैं। आईईडी ब्लास्ट सोमवार को किया गया, जिसमें रविंद्र रैना बाल बाल बचे थे। आतंकियों के निशाने पर थे जम्मू और कश्मीर के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना। रविवार को राजौरी के डांगरी गांव में यह फायरिंग हुई थी, जिसमें 4 लोगों की मौत हुई, कई लोग घायल हुए। इसमें सीधे तौर पर नए साल का दिन था, लेकिन नए साल की पहली शाम ऐसी गुजरेगी ये किसी ने नहीं सोचा था। और इस वक्त न्यूज़ वन इंडिया के एडिटर इन चीफ अनुराग चुड्डा जी इस वक्त जुड़ गए हैं। अनुराग सर, आखिर पूरी खबर क्या है? क्योंकि जानकारी जो मिल रही है कि भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं वो कहीं ना कहीं निशाने पर थे। आखिर क्या प्लानिंग थी आतंकियों की? देखिए कृतिका, आतंकवादियों की बहुत बड़ी प्लानिंग ये राजौरी के डांगरी में थी। देखिए सबसे पहली बात ये कि जो हिंदू जो कॉलोनियां हैं वहाँ पर इससे ज़्यादा हिंदू और भी जगह रहते हैं, पुंछ में भी रहते हैं। लेकिन सबसे पहले समझने वाली बात ये होनी चाहिए कि आखिर उन्होंने राजौरी के डांगरी में ही हमला क्यों किया। इसके पीछे आतंकवादियों की बहुत बड़ी साजिश थी। जो मेरे सोर्सेस हैं राजौरी में, उन्होंने मुझे यह बताया कि जो आतंकवादी थे उनको ये बात अच्छी तरह से मालूम थी कि जब यहाँ पर वो 3 से 4 घरों में टारगेट किलिंग करेंगे तो उसके बाद वहाँ पर जो सबसे पहले आमतौर पर जब भी कोई टारगेट किलिंग होती है या हिंदू परिवारों को निशाना बनाया जाता है तो सभी जगह पर जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना है वो पहुँचते हैं। इसके अलावा उनके साथ जो तमाम वहाँ के डीसी हैं या बड़े अधिकारी हैं वो पहुँचते हैं। तो आतंकवादियों को यह बात मालूम थी कि जब वो टारगेट किलिंग करेंगे तो उससे 4 से 5 घंटे बाद वहाँ पर रविंद्र रैना पहुँचेंगे। तो शाम को करीब 4 साढ़े 4 बजे आतंकवादियों ने वहाँ पर टारगेट किलिंग की और उस वक्त घरों में खाना बनाया जा रहा था। तो सबसे पहली बात तो ये कि आतंकवादियों को मालूम था कि जब यहाँ पर जो सबसे पहले नेता पहुँचेंगे वो रविंद्र रैना पहुँचेंगे। उसके लिए उन्होंने वहाँ पर आईईडी प्लांट कर दिया, यानी कि जब वहाँ पर रविंद्र रैना और तमाम अधिकारी पहुँचेंगे प्रशासन से जुड़े और लोगों को संवेदनाएं देंगे तो उसी वक्त आईईडी ब्लास्ट होगा और बीजेपी के नेता और जो तमाम अधिकारी हैं वो उस ब्लास्ट की जद में आ जाएंगे। तो आप समझिए कि अगर रविंद्र रैना वहाँ पर पहुँच जाते और आईईडी ब्लास्ट होता तो कितनी बड़ी घटना होती। बिल्कुल। अब आप देखिए सब कुछ आतंकवादियों की प्लानिंग के हिसाब से चल रहा था। जब ये घटना हो गई तो उसके बाद जो वहाँ पर डेड बॉडीज़ थी, डेड बॉडीज़ वहाँ से उठी और उनको पोस्टमार्टम के लिए ले जाया जाने लगा। और रविंद्र रैना जो कि प्रदेश अध्यक्ष हैं जम्मू कश्मीर के, वो सीधे राजौरी के डांगरी में पहुँचने की तैयारी में थे। लेकिन जैसे ही वो डांगरी चौक पर पहुंचे तो वहां पर जो डेड बॉडीज लाई जा रही थी, लोगों ने उनको सड़क पर उतारकर धरना प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। तो रविंद्र रैना उस धरने प्रदर्शन में इंगेज हो गए और करीब 3 से 4 घंटे उनको उस धरने प्रदर्शन में लोगों को समझाने बुझाने में लग गए। और इसी दौरान वहां पर एक आईईडी ब्लास्ट हो जाता है, जबकि 2 आईईडी ब्लास्ट नहीं हुए। तो आप समझिए कि अगर वहां पर रविंद्र रैना और तमाम अधिकारी पहुंच जाते तो जो वहाँ पर जो आईईडी में टाइमर लगाकर सेट किया गया था तो टारगेट किया जाता रविंद्र रैना को। तो आतंकवादी टारगेट किलिंग के जरिए एक बड़ी घटना को अंजाम देने की नीयत से घूम रहे थे।
इसके अलावा अगर हम इसकी थोड़ी और पीछे की पृष्ठभूमि में जाएं तो करीब 15 दिन पहले कृतिका वहां पर आतंकवादियों ने करीब 3 लोगों को गोलियां मारी थी। 2 लोगों की मौत हो गई थी और एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया था। उस घटना को पूरी तरह से छिपाए रखा और ये मेरे सोर्स बता रहे हैं कि जिन दोनों आतंकवादियों ने ये टारगेट किलिंग की है उनमें उस दिन जो 15 दिन पहले घटना हुई थी वो आतंकवादी भी इस घटना में शामिल थे। अगर कुछ दिन पहले उनको पकड़ लिया जाता तो शायद इतनी बड़ी टारगेट किलिंग नहीं होती। तीसरी महत्वपूर्ण बात कृतिका वो ये है कि 1999 में राजौरी में एक बड़ा मैसेकेयर हुआ था जिसमें करीब 15 लोगों को टारगेट किया गया था और उसके बाद पूरे जम्मू कश्मीर में एक वीडीसी स्कीम के तहत लोगों को हथियार दिए गए थे। यानी कि इससे पहले सुरक्षा बल वहां पर पहुंचे तो लोग जो है आतंकवादियों से लोहा लेने के लिए अपने हथियारों का प्रयोग कर सके। तो उस वक्त जिन लोगों को हथियार अलॉट हुए थे तो उन लोगों की मौत हो गई थी और बाद में सरकार ने वीडीसी सिस्टम के तहत उन हथियारों को रिन्यू नहीं किया। लेकिन एक बालाजी नाम का युवक था जिसके अब तो युवक नहीं रहा, वो काफ़ी अब उम्र दराज हो चुका था। उसके पास उसी स्कीम के तहत जो अलॉट हथियार था उसके पास था। तो जब आतंकवादी राजौरी के ढांगरी में टारगेट किलिंग कर रहे थे तो उसने ओपन फायर खोल दिया। तो कहीं ना कहीं जो आतंकवादियों का मंसूबा था करीब 10 से 15 घरों में टारगेट किलिंग करने का था। क्योंकि बालाजी के पास वीडीसी स्कीम के तहत हथियार अलॉट थे तो उसने ओपन फायरिंग करके जो आतंकवादियों के मंसूबे थे उनको फेल कर दिया। तो कहीं ना कहीं जो सरकार की वीडीसी स्कीम के तहत मिला हथियार था वो काम आया। तो आतंकवादियों के मंसूबे देखिए 3 थे। पहला, रविंदर रैना को टारगेट करना, अधिकारियों को टारगेट करना। एक प्लानिंग के तहत उन्होंने आईडी प्लांट इसलिए घर में किए थे। एक और महत्वपूर्ण बात कृतिका मैं आपको बता दूं कि जो ये टारगेट किलिंग की गई उस टारगेट किलिंग में केवल पुरुषों को ही निशाना बनाया गया, महिलाओं को छोड़ दिया गया। अब इसके पीछे की आप प्लानिंग समझिए क्या थी। इसके पीछे की प्लानिंग ये थी कि अगर वो सभी लोगों को मार देंगे तो वहां पर संवेदना प्रकट करने के लिए कोई नहीं जाएगा, क्योंकि सारी डेड बॉडी अगर पोस्टमार्टम हाउस पर पहुंच जाएंगी तो सारे नेता और अधिकारी वहां पहुंच जाएंगे। महिलाओं को इसलिए छोड़ा गया कि ताकि जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रविंदर रैना है या और भी जो बीजेपी के बड़े नेता हैं, जैसे ही वो संवेदना प्रकट करने आएंगे घर के लोगों से बात करेंगे और वहां पर पहले से ही आईडी प्लांट किया हुआ था तो उस वक्त वो आईडी ब्लास्ट अपने आप हो जाएगा। तो प्लानिंग आप समझिए आतंकवादियों की कितनी बड़ी प्लानिंग थी। ये तो अच्छा हुआ कि 2 आईडी जो प्लांट किए गए थे वो ब्लास्ट नहीं हुए और एक ब्लास्ट हो गया। तो इसको आप इत्तेफाक समझिए कि राजौरी में एक बहुत बड़ा नरसंहार करने की आतंकवादियों की प्लानिंग थी और जो हमारी सुरक्षा एजेंसियां हैं उनको समझना पड़ेगा आतंकवादियों की हर प्लानिंग को लेकर कि अगर वो मान लीजिए कोई टारगेट किलिंग करते हैं तो वहां पर जो भी अधिकारी वहां पर जाएगा या नेता संवेदना प्रकट करने जाएगा तो हो सकता है कि आतंकवादियों ने वहां पर आईडी प्लांट कर दिया हो। तो यानी कि आतंकवादियों की जो प्लानिंग है वो बहुत आगे की है। इससे निपटना सुरक्षा बलों के लिए बहुत ही कड़ी चुनौती बनता जा रहा है कृतिका। लेकिन जिस तरीके से बात हमेशा 370 की कही जा रही है, अब जो विपक्षी पार्टियां हैं वहां पर उनका ये कहना है कि अगर 370 हटेगा तो इस तरीके की तस्वीरें तो देखने को ही मिलेंगी। लेकिन क्या वाकई 370 हटने के बाद में वहां पर हालात बदले हैं, जिसके दम लगातार बीजेपी कहती है कि वहां पर आतंकी घटनाएं कम हुई हैं, आतंकी वहां पर अब नहीं है। लेकिन अब जो घटना सामने आ रही है वो भी खास तौर पर जब साल का पहला दिन है, लेकिन पहले दिन साल की पहली शाम ऐसी होगी ये किसी ने भी नहीं सोचा था। देखिए कृतिका, जम्मू कश्मीर में जो घटनाओं की पुनरावृत्ति है वो लगातार होती रहती है। एक घटना होती है दोबारा सोचा जाता है कि भाई आज इससे बड़ी घटना अब जम्मू कश्मीर में नहीं होगी, तो चाहे 370 से पहले का माहौल हो जब 370 अस्तित्व में थी और 370 हटने के बाद वहां पर देखिए घटनाओं में किसी तरह की कोई कमी नहीं आ रही है। लेकिन इतना ज़रूर है कि वहां पर जो सुरक्षा बलों की तैनाती है वो वहां पर कर दी गई है। उतनी घटनाएं नहीं हो रही हैं जितनी घटनाएं पहले होती थी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि वहां पर सरकार की पूरी प्लानिंग है, सुरक्षा बलों को हिदायत दी गई है कि किसी भी तरह की स्थिति से निपटने के लिए आप पूरी तरह से स्वतंत्र हैं। अगर उसके बावजूद वहां पर टारगेट किलिंग हो रही है और खास तौर पर हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है तो ये बहुत बड़ी बात है। अगर हम देखें कृतिका इस पूरी घटना को तो देखिए जम्मू कश्मीर में जो कश्मीर इलाका है वहां पर ये घटनाएं क्यों नहीं हो रही हैं। देखिए पहली बात तो ये कि जो आतंकवादी घुस रहे हैं वो वहाँ से वहाँ इसलिए नहीं घुस पा रहे क्योंकि कश्मीर से जो पाकिस्तान के सटे इलाके हैं वहाँ पर बर्फबारी हो रही है, वहाँ पर वो घुसने में वो नाकाम साबित हो रहे हैं।
इसके अलावा वहाँ पर हिंदू अब बचे नहीं हैं। जो हिंदू अधिकारी हैं या तो लंबी छुट्टी पर चले गए हैं या फिर उन्होंने वीआरएस ले ली है, तो वहाँ पर सिर्फ मुस्लिम बचे हैं। अब सिर्फ और सिर्फ आतंकवादियों के निशाने पर वो इलाके हैं जहाँ पर हिंदू कम्युनिटी के लोग रहते हैं। और देखिए, आधार कार्ड देखकर टारगेट किलिंग हो रही है जी। हालांकि आतंकवादियों को ये बात अच्छी तरह से मालूम थी कि भाई जो राजौरी का ये ढांगरी इलाका है, यहाँ पर सिर्फ हिंदू परिवार रहते हैं। आधार कार्ड उन्होंने इसलिए देखे ताकि एक मैसेज फ्लोट हो सके कि हम लोग किसी से डरते नहीं हैं, बाकायदा हिंदुओं की पहचान कर रहे हैं और टारगेट किलिंग का ये सिलसिला है, ये आगे भी नहीं रुकेगा और ये निरंतर चलता रहेगा। तो कहीं ना कहीं जो सरकार की अथॉरिटी है, आतंकवादियों ने उसको चैलेंज करने का काम किया है। और आतंकवादियों की ये जो पूरी प्लानिंग है, अब जिस तरीके से मैंने आपको समझाया, दर्शकों को समझाने की कोशिश करी कि केवल टारगेट किलिंग करना उनका मकसद नहीं था, उनके निशाने पर बीजेपी के बड़े नेता और अधिकारी थे। जी कृतिका, जिस तरीके से देखा जाए तो जब भी कोई आतंकी घटना होती है तो उसका बदला लेने के लिए हमारी सेना भी पूरी तरह से तैयार रहती है, चाहे फिर बात पुलवामा की हो, बालाकोट की हो। तो लेकिन अब जिस तरीके से ये जो आतंकी घटना सामने आई, क्या इसके लिए भी हमारे देश की सेना या हमारे देश का प्रशासन जो है, कश्मीर में जो प्रशासन है, क्या वो तैयार है? क्या इस तरीके की आतंकी घटनाएं आगे और भी होंगी या इन पर कोई रोकथाम लग पाएगी? कृतिका, ये कहना बड़ा मुश्किल है कि भाई आतंकी घटनाओं को कोई रोक पाएगा। देखिए, जम्मू कश्मीर में हमारी सरकार और जो खासतौर पर हम बात करें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, उनकी पूरी प्लानिंग एग्जीक्यूट है वहां पर। और ऐसा नहीं कह सकते कि सरकार की प्लानिंग में कोई कमी है, लेकिन देखिए, कुछ ना कुछ जो सुरक्षा में चूक है वो हर जगह हो जाती है, और जहां सुरक्षा में चूक होती है उसका फायदा उठाकर आतंकवादी घटना को अंजाम देते हैं। तो वहां पर निश्चित तौर पर जो सुरक्षा एजेंसियां हैं, उनका जो लोकल इनपुट है उसका कहीं ना कहीं फेलियर तो है, लेकिन उतना फेलियर नहीं है जितना पहले होता था। आप देखिए, एक ज़माने में जम्मू कश्मीर में रहना मुश्किल था। अगर हम इस जम्मू रीजन की बात करें तो जम्मू जो रीजन है बिल्कुल ही शांत इलाका ये यहाँ का माना जाता है। यहाँ पर कोई सोच भी नहीं सकता था कि भाई इस तरह की घटना होगी। अगर हम 1999 के बाद की कोई घटना देखें तो सबसे बड़ा मैस्केयर ये हुआ है। तो अब आतंकवादी जो है वो टारगेट किलिंग के जरिए कहीं ना कहीं सरकार के जो मंसूबे हैं, सरकार का जो ऑपरेशन क्लीन है, उसको वो लोग चैलेंज करना चाहते हैं। और कुछ कुछ घटनाओं में वो लोग कामयाब भी हो जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि सरकार वहाँ पर कोई काम नहीं कर रही है टारगेट किलिंग को रोकने का। और मेरे पास पूरी जानकारी है कि जो एलजी है मनोज सिन्हा, उन्होंने जो सुरक्षा बल हैं उनको पूरी हिदायत दी है कि जो इस टारगेट किलिंग से जुड़े जितने भी लोग हैं उनको तत्काल पकड़ा जाए, और या उनके साथ किसी भी तरह की कोई रियायत ना बरती जाए। तो पूरा का पूरा जो सर्विलांस सेल है उसको सक्रिय कर दिया गया है। और देखना होगा कि आने वाले समय में जो सरकार की प्लानिंग है या जो आतंकवादियों की प्लानिंग है, उसमें आखिर जीत किसकी होती है। निश्चित तौर पर जो सरकार है वो एक सरकार के पास बड़ी प्लानिंग है, लेकिन आतंकवादी चूंकि एक बहुत छोटे छोटे हिस्सों से आते हैं और उनके लोकल स्लीपर उनके सेल हैं, तो जो लोग हैं वो उनको सहयोग नहीं कर पा रहे हैं। तो जो कम्युनिटी पुलिसिंग जो वहाँ पर शुरुआत की गई थी वो अभी कामयाब नहीं हो पा रही है, जिसकी वजह से कुछ कुछ घटनाओं को पूरा करने में आतंकवादी कामयाब हो जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कह सकते कि सरकार की इसमें कोई कमी है, कुछ ना कुछ तो चूक कहीं ना कहीं हो ही जाती है। जी कृतिका। जी, एक सवाल और मैं आपसे करना चाहूंगी कि जिस तरीके से जब 370 को हटाया गया था तो उस दौरान काफी लंबे समय तक वहां की जो इंटरनेट सेवाएं हैं उनको बंद कर दिया गया था, जिससे कि लोगों के बीच में कम्युनिकेशन ना हो पाए, आतंकी गतिविधि वहां पर ना हो पाए। लेकिन अब इंटरनेट सेवाएं वहां पर बहाल कर दी गई हैं और आप आराम से आप कन्वर्सेशन एक दूसरे से कर सकते हैं। तो क्या ये भी एक रीजन माना जा सकता है आतंकी घटनाएं जो वहां पर बढ़ रही हैं, क्योंकि लगातार मुठभेड़ भी आतंकियों से हो रही है वहां पर सेना के जवानों की? देखिए कृतिका, मैं इन सब बातों में नहीं जाना चाहूँगा। देखिए, वहाँ पर इंटरनेट सेवा को बहाल करना जो लोगों के हित की बातें हैं, और अगर कब तक आखिर इंटरनेट सेवा को बहाल नहीं किया जाएगा ये अलग चीज़ है। लेकिन मेरा सवाल ये है कि जो तमाम विपक्षी पार्टियां हैं वो धारा 370 हटाने का विरोध करती हैं। इसके अलावा अभी कुछ दिन पहले कश्मीर फाइल्स मूवी बनी थी जिसको सभी ने देखा था, और वहाँ पर उस फिल्म पर ही ऐतराज़ उठा दिया गया। अग्निहोत्री जो साहब थे, जो डायरेक्टर थे उस फिल्म के, उनको टारगेट किया गया। अब मेरा सवाल ये है कि कश्मीर में अभी भी टारगेट किलिंग हो रही है, देश में मोदी सरकार है, धारा 370 वहाँ से हट चुकी है, उसके बावजूद अगर इस तरह के हालात वहाँ पर है तो आप समझिए कि एक ज़माने में जो कश्मीर फाइल्स जो मूवी है जिसमें पुरानी यादों को संजोया गया है, तो उसमें किस तरह से माहौल वहाँ का ख़राब हुआ होगा। तो मेरा सवाल ये है कि जो तमाम तरह की टारगेट किलिंग है या जो कश्मीर फाइल्स तरह की मूवी या सच्चाई के आधार पर बनाई जाती हैं, तो उनको कम से कम
नजरअंदाज ना किया जाए। जो विपक्षी पार्टियां हैं वो फैक्ट्स को भी देखें, राजनीति ना करें। जी कृतिका। जी, अब बिल्कुल जिस तरीके से हिंदुओं को टारगेट वहां पर किया जा रहा है, और जो कश्मीर फाइल्स का आपने जिक्र किया उसमें भी सीधे तौर पर हमने देखा कि किस तरीके से कश्मीरी हिंदुओं को वहां पर टारगेट किया गया। लेकिन अब जब ये घटना सामने आ चुकी है तो सरकार की तरफ से क्या अभी तक मंशा नजर आ रही है, किस तरीके से संवेदना प्रकट की जा रही है, क्या वाकई उनको कुछ सहूलियत मिल पाएगी इस वक्त कश्मीर में? जो हमारे भाई रह रहे हैं इस वक्त, हिंदू रह रहे हैं, कश्मीरी हिंदू पंडित हैं, वो रह रहे हैं। देखिए कृतिका, सरकार की जो प्लानिंग है वो पूरी तरह से जनता के हित में है और आतंकवादियों के खिलाफ है। समय समय पर जो सरकार है वो योजनाएं बनाती रहती है, सेना के ऑपरेशन चलते रहते हैं। हाँ। बहुत से ऐसे ऑपरेशन हैं जिनकी जानकारी ना मीडिया को मिल पाती है और ना जनता को मिल पाती है। बिल्कुल। तो सेना अपने ढंग से काम करती है, लेकिन कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जिनको आतंकवादी केवल इसलिए करते हैं कि उनकी जो दहशत है वो लोगों में बरकरार रह सके। जी। जैसे आतंकवादियों को मालूम था कि जिस घर में वो घुसे हैं टारगेट किलिंग करने के लिए वो हिंदू के घर हैं। आधार कार्ड इसलिए देखा गया ताकि उसका एक मैसेज है वो मीडिया और जनता तक पहुंचे कि हम लोग भाई चिन्हित करके मारते हैं। जी कृतिका। लेकिन अब इस तरीके की घटनाएं अगर विराम नहीं लग पाया तो आखिर कब विराम लगेगा? ऐसे तो बहुत सारे लोग बेमौत मारे जाएंगे वहां पर। देखिए कृतिका, सरकार की प्लानिंग और जो सुरक्षा बलों का ऑपरेशन है उस पर हम लोगों को विश्वास करना होगा, और जो जम्मू कश्मीर की जो आम जनता है, आम आवाम है, उनको कहीं ना कहीं अपनी आँख नाक कान खुली रखनी होंगी, और किसी भी तरह की गतिविधियाँ उनके पास उनको संदिग्ध दिखाई देती है तो उसको सरकार के साथ उनको शेयर करना होगा। तो ये केवल सुरक्षा बलों का ही काम नहीं, आम जनता की भी ये प्लानिंग होनी चाहिए कि हम लोग आतंकवाद के खिलाफ सरकार के साथ कदम से कदम मिलाकर चलें। लेकिन इसको लेकर विपक्ष कहीं ना कहीं पूरी भूमिका निभा रहा है और इसका पूरा फायदा उठा रहा है इस घटना का। और निश्चित तौर पर देखिए, विपक्ष को तो फायदा नहीं उठाना चाहिए क्योंकि ये देश का आंतरिक मामला है। आतंकवादियों से हमारे सुरक्षा बल हमेशा लड़ते हैं, और सरकार की भी प्लानिंग है, और ख़ासतौर पर जो जम्मू कश्मीर के एलजी हैं उनकी भी प्लानिंग है कि भाई जनता के हित में फैसले लिए जाएं। तो जो जनता के हित में फैसले लिए जाते हैं और आतंकवादियों के खिलाफ जो प्लानिंग बनती है तो निश्चित तौर पर उसमें राजनीति नहीं करनी चाहिए मेरे हिसाब से। और अगर विपक्ष इस तरह की राजनीति आतंकवाद से जुड़े मुद्दे पर करेगा तो आप देखिए कि किस तरह से विपक्ष का बुरा हाल है। बिल्कुल। वो लोग कहते हैं कि भाई मोदी सरकार जो है उन्होंने जो ईवीएम सिस्टम है उसको हैक किया हुआ है जब वो लोग हारते हैं, लेकिन वो अपनी कहीं ना कहीं राजनीति को नहीं देखते कि जो आतंकवाद का मुद्दा हो या पाकिस्तान का मुद्दा हो, अगर विपक्ष इस तरह के जो राष्ट्र हित के मुद्दे हैं उसमें भी राजनीति करेगा तो जनता की नज़रों में विपक्ष विलन बनेगा। जी कृतिका। जिस तरीके से देखा जाए तो सरकार की तैयारी है कि कश्मीरी पंडितों को कैसे भी करके घर वापसी कराई जाए, वापस से कश्मीर में उनको बसाया जाए। लेकिन अगर हिंदुओं की टारगेट किलिंग होगी तो आखिर कैसे उनको भरोसा दिलाया जाएगा कि आप कश्मीर में एकदम सुरक्षित हैं? कैसे वो लोग घर वापसी कर पाएंगे? आज की जो खबर हमने अपने दर्शकों तक पहुंचाई और जो न्यूज़ जो तमाम जो जांच एजेंसियां हैं वो भी इस खबर को देख रही होंगी, नहीं देखी होगी तो सोशल मीडिया के माध्यम से उनको ये खबर देखने को मिलेगी। हमारा मकसद सिर्फ ये था कि जो आतंकवादियों की प्लानिंग है, जब उन्होंने टारगेट किलिंग की और वहाँ पर आईईडी प्लांट किया तो उनको मालूम था कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और तमाम बड़े अधिकारी वहाँ पर पहुँचेंगे, और जिस वक्त वो लोग घरों में संवेदना प्रकट कर रहे होंगे उस वक्त वहाँ पर आईईडी ब्लास्ट हो जाएगा। तो एक तो हुई घटना उन्होंने कर दी और दूसरी घटना को वो प्लान करके चले गए। तो आतंकवादियों की जो प्लानिंग है उसको सुरक्षा एजेंसियों को समझना होगा, क्योंकि जब भी कोई घटना हो जाती है तो सीधे हम लोग या जो तमाम मीडिया के भी जो लोग हैं या अधिकारी हैं वो सीधे पहुंचते हैं घटनास्थल पर। उनको ये बात नहीं मालूम पहले रही होगी कि भाई आईईडी भी वहाँ पर प्लांट किया गया है। तो अब देखिए जब आईईडी प्लांट वहाँ हो चुका है और अधिकारी नेता वहाँ पहुँचते तो सोचिए कितनी बड़ी घटना होती। तो जो आतंकवादी हैं वो अब फॉरवर्ड प्लानिंग अपनी करते हैं, तो अब इस फॉरवर्ड प्लानिंग से कैसे बचा जाए उस तरफ सुरक्षा एजेंसियों का जोर होना चाहिए। जी कृतिका, धन्यवाद। फॉरवर्ड जी, चलिए शुक्रिया सर तमाम जानकारी देने के लिए। तो हमारे साथ में अनुराग सर इस वक्त लगातार जुड़े हुए थे जिन्होंने सीधे तौर पर तमाम जानकारी हम तक पहुंचाई कि किस तरीके से वहां पर टारगेट किलिंग इस वक्त की जा रही है।